तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स और रासायनिक गतिकी अध्याय में पुनः एक बार वेलकम किया जाता है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पे बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रथम कोटि अभिक्रिया का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यानी अवकलन वेग समीकरण और इंटीग्रल रेट इक्वेशन यानी कि समाकलन वेग समीकरण के बारे में बात किया। अब आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में, हाफ लाइफ टाइम के बारे में यानी अर्ध जीवन काल के बारे में और इंटीग्रल रेट इक्वेशन के बारे में। इन सबों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यानी कि अवकलन वेग समीकरण से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किससे, शून्य कोटि अभिक्रिया से। चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, शून्य कोटि अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसका अभिक्रिया का वेग अभिकारक के साधारण पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, तो बाह्य कारकों पे, जैसे कि उत्प्रेरक, ताप, दाब, ये जो बाह्य कारक है उसके ऊपर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। तो हम लोग यहाँ पे बात ये करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्योंकि अभिकारक के सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर लिखे A और इससे बन गया उत्पाद, तो इसका अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे, देखिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे, -dA/dt बराबर K × A⁴। और जब A के पावर में 0 आएगा तब ये दर्शाएगा कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। इस शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यानी कि अवकलन वेग स्थिरांक को ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण हो गया, यानी कि इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसका लिखेंगे कैसे, तो इस रिएक्शन को नीचे लेके आइए। देखिए A से बन रहा है क्या, आपका उत्पाद, और यहाँ पे अगर T बराबर सांद्रण 0 है, T बराबर समय 0 है, तो इसका सांद्रण A मान लीजिए, उत्पाद में 0 रहेगा।
और t बराबर अगर t मान लीजिए तो उत्पाद में कुछ बनेगा और अंतिम सांद्रण a-x रहेगा। तो ये हो गया प्रारंभिक सांद्रण और ये हो गया अंतिम सांद्रण। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि अभिक्रिया का वेग यानी वेग समीकरण। वेग समीकरण बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के इंटू ए टू द पावर 0। और तो के टू द पावर 0 तो किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के इंटू 1 और माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के। और में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी और इसी को कहेंगे क्या अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नहीं अवकलन वेग समीकरण। तो ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण। तो इस अवकलन वेग समीकरण के बाद अब हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का इंटीग्रल रेट इक्वेशन यानी कि समाकलन वेग समीकरण के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रल रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो होता है यानी कि अवकलन वेग समीकरण, उसी को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रल रेट इक्वेशन यानी कि समाकलन वेग समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। लिख लीजिए यहाँ से ए से बन गया यहाँ पे क्या प्रोडक्ट और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है तो सांद्रण A है, ये 0 है, t इक्वल टू t है तो सांद्रण A-x हो गया और ये क्या हो गया आपका x हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं प्रारंभिक सांद्रण बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे स्मॉल a ले रहे हैं यानी छोटा a। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दीजिए। क्या प्राप्त किए थे हम लोगों ने प्राप्त किया था माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी। ये पता किए हैं हम लोग क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब करेंगे क्या कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर, तो देखिए क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक a से लेकर a-x तक, इसको माइनस डी ए को और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए k तो बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से लेकर t तक dt को। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि क्या dt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो पहले इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा दूसरी तरह से करें अगर कि अगर हम यहाँ पे माइनस a को यहाँ रहने दें और यहाँ पे k इंटू टी लिखें और यहाँ पर c लिखें, जहाँ पर लिखेंगे जहाँ c बराबर समाकलन स्थिरांक, एक समाकलन स्थिरांक को लगाया गया यानी इसको कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि c यहाँ पर अगर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया जाए, समाकलन स्थिरांक ले लिया जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए ये आपका क्या हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में से पहले समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर समय
t बराबर 0 है तो A का सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, A का प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाएगा? A का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a हो जाएगा, या फिर स्मॉल a की जगह पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है स्मॉल a ही रहने दीजिए, एक प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a हो गया। अब देखिए इस समीकरण को लेकर आइए, क्या लिखते हैं? माइनस a बराबर k इंटू टी प्लस सी। और देखिए अगर t का मान 0 रखेंगे तो a का मान कितना रखना पड़ेगा? स्मॉल a। तो क्या हो जाएगा? माइनस स्मॉल a बराबर k इंटू 0 प्लस सी, और c बराबर क्या हो गया? माइनस स्मॉल a हो गया। ये आपका क्या हो गया? c का मान हो गया। अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग आगे करने वाले हैं, देखिए अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? इस c का मान समीकरण 1 में रखने वाले हैं। अब लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या कीजिए? समीकरण 1 लिखिए, क्या है? माइनस a बराबर के टी प्लस सी, और c का मान रख दीजिए तो क्या लिख देंगे? माइनस a बराबर के टी प्लस माइनस ए। ये हो गया। अब देखिए इस माइनस a को अगर इधर हम लेके आए तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। तो a माइनस a बराबर k इंटू टी, और देखिए a तो है आपका सांद्रण, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a माइनस x बराबर k इंटू टी लिख दीजिए, और k बराबर क्या हो गया? k बराबर हो जाएगा a माइनस x बटा t। ये मिल गया आपको क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन स्थिरांक, इसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या हो गया? समाकलन वेग समीकरण हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करेंगे, समाकलन वेग समीकरण हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? जहां a बराबर हो गया प्रारंभिक सांद्रण, a माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? अंतिम सांद्रण, और k हो गया क्या? वेग स्थिरांक। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब समाकलन वेग समीकरण ज्ञात किया। कैसे ये ज्ञात हुआ इसको हम एक बार दोबारा पुनः आपको समझाएंगे। एक बार दोबारा समझिए आप इसको कि ये समाकलन वेग समीकरण किस तरह प्राप्त हुआ। तो देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा अभिकारक है जो कि उत्पाद में बदल रहा है, और अभिकारक जब उत्पाद में बदल रहा है तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसका कितना हो जाएगा? माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी। अभी तक हम लोग पता कर चुके हैं पहले ही कि अवकलन वेग स्थिरांक या अवकलन वेग समीकरण क्या होगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यानी अवकलन वेग समीकरण हो गया। अब देखिए ये दोनों तरफ इसको हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब हम दोनों तरफ इसका समाकलन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए को प्रारंभिक सांद्रण से लेकर अंतिम सांद्रण तक इंटीग्रेट करेंगे, और k इंटू डी टी को प्रारंभिक समय से लेकर अंतिम समय तक क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन को के मान को हटाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस ए बराबर के टी प्लस सी लिखेंगे, जहां सी क्या है? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर समाकलन स्थिरांक इसको मानते हैं। अब देखिए क्या करें कि अगर समय t बराबर 0 है तो इसका प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इस समीकरण 1 के माध्यम से c का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? तो माइनस a बराबर के टी प्लस सी है, तो अगर t का मान 0 है तो a का प्रारंभिक सांद्रण a है, तो माइनस a बराबर k इंटू 0 प्लस सी, और k इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो c बराबर देखिए मिल गया यहाँ पे, c बराबर कितना हो गया? माइनस ए हो गया। और जैसे ही c का मान आपको मिला
उस c के मान को कहाँ रखना है आपको, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें c के मान को रखेंगे तो समीकरण 1 कितना हो गया, -a बराबर kt प्लस c। तो -a बराबर kt प्लस -a हो गया, और ये इधर जाएगा तो a प्लस में आ गया, तो a माइनस माइनस a बराबर k इंटू टी, और a की जगह पे हम a माइनस x लिख सकते हैं अंतिम सांद्रण। तो a माइनस x बराबर k इंटू टी, और t को अगर इधर लेके आइए तो क्या लिख देंगे, a बराबर a माइनस x बटा t, और ये a है हमारा प्रारंभिक सांद्रण, a माइनस x हमारा है अंतिम सांद्रण, और k है वेग स्थिरांक। और इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और इंटीग्रल रेट इक्वेशन पता किए। तो ये तो पता हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड टाइम के बारे में। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल। तो अर्ध जीवन काल कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अर्ध जीवन काल के लिए क्या होता है कि समय कितना, अर्ध जीवन काल का मतलब क्या होता है कि वह समय जिस पे कि अभिकारक का सांद्रण आधा उत्पाद में बदल जाए, उस समय को अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो चलिए पहले परिभाषित कर लेते हैं कि वह समय जिस पर अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का आधा सांद्रण उत्पाद में बदल जाता है, उसे अभिकारक का या अभिक्रिया का, अभिकारक नहीं लिखिए, अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहेंगे। तो ये तो अर्ध जीवन काल हो गया। अब इसको हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। और अगर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बराबर a है, तो t हाफ पर सांद्रण बराबर हो जाएगा a/2, यानी कि अब ये अंतिम सांद्रण कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या बात करेंगे, समाकलन वेग समीकरण को लेकर आइए। तो समाकलन वेग समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, k बराबर कितना, a माइनस x बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, t, और a क्या है प्रारंभिक सांद्रण, a माइनस क्या है, x क्या है हमारा अंतिम सांद्रण। तो यहाँ पर क्या कीजिए, k बराबर प्रारंभिक सांद्रण तो a रह जाएगा, अंतिम सांद्रण कितना आया है, a/2 आया है, और यहाँ पे समय क्या हो गया, t हाफ, और t हाफ बराबर कितना हो गया, a माइनस a/2/k। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, t हाफ बराबर हो जाएगा इतना क्या, 2a माइनस a/k, और t हाफ बराबर कितना हो गया, a/2/k, और t हाफ बराबर हो गया a/2k। ये देखिए ये मिल गया आपको t हाफ, जहां a बराबर इसका ऐसे लिखिए, जहां a बराबर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, a बराबर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, और k बराबर क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक। तो यानी कि अगर आपको
अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पता है तो आप क्या कर सकते हैं, अभिकारक का क्या ये हो गया, अर्ध जीवन काल। तो इस समीकरण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल को पता कर सकते हैं कि कितने समय में कोई भी शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक आधा उत्पाद बना देगा या फिर समीकरण आधा पूर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और फिर उसका इंटीग्रल रेट इक्वेशन, यानी कि अवकलन वेग समीकरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया का और समाकलन वेग समीकरण द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलन और समाकलन वेग समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले द्वितीय कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कर दीजिए। तो वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक के, वैसी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया नहीं, वैसी अभिक्रिया का वेग जो अभिकारक के दो सांद्रण पदों पर निर्भर करता है, उसे द्वितीय अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए द्वितीय अभिक्रिया की कोटि कैसे होता है। तो देखिए एक अभिक्रिया आपको इस तरह का भी देखने को मिलेगा जिसका कि आप क्या कर सकते हैं, वेग और समीकरण कैसे लिख सकते हैं भाई। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा -dA/dt बराबर K इंटू A टू द पावर कितना लिख देंगे, 2। तो ये हो गया आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उसके अलावा आप क्या कैसे लिख सकते हैं, तो एक समीकरण आपका है A प्लस बी बराबर भी उत्पाद बना रहा है, ये बराबर नहीं समीकरण है। तो यहाँ पर वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, तो वेग समीकरण बराबर क्या लिख देंगे, -dA/dt बराबर K इंटू A टू द पावर 1 इंटू B टू द पावर 1 और 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस प्रकार से भी द्वितीय कोटि अभिक्रिया मिल सकता है, मतलब दो अभिकारक भी आपस में उत्पाद बना सकते हैं या एक अभिकारक के दो अणु भी आपस में मिलकर उत्पाद बना दे। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लें क्या कि अवकलन वेग समीकरण, यानी लिखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण। तो चलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या अवकलन वेग समीकरण फाइंड करते हैं। चलिए इसी रिएक्शन को उठाइए, मान लीजिए ये रिएक्शन आपका क्या है 2A और इससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि t बराबर अगर 0 समय है तो इसका सांद्रण A है, ये 0 है, t बराबर t समय है तो इसका A-x अंतिम सांद्रण हो गया और ये आपका x बन गया। अब देखिए वेग समीकरण लिखिए, यहाँ से वेग समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -dA/dt बराबर लिख देंगे K इंटू A टू द पावर 2 और इन दोनों इसको उधर और उसको इधर अगर लेके आइए तो क्या लिखेंगे, माइनस ऐसे लिखिएगा -1/A पर सांद्रण 2 इंटू dA/K इंटू dt और यही क्या कहलाएगा आपका अवकलन वेग समीकरण कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ये क्या हो गया, अवकलन वेग समीकरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कि अवकलन वेग समीकरण के आधार पर इसको हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्राप्त करेंगे इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण। और देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण के बारे में, यानी कि इंटीग्रल रेट इक्वेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले फिर से वही समीकरण लेते हैं हम लोग। 2a से बनेगा हमारा उत्पाद, ये समय बराबर 0 है तो ये प्रारंभिक सांद्रण, ये 0, यहाँ लिख दीजिए प्रारंभिक सांद्रण बराबर a, और t बराबर अगर t समय है तो ये a माइनस x हो जाएगा, ये a बचेगा, और ये अंतिम सांद्रण बराबर a माइनस x। तो देखिए ये प्रारंभिक सांद्रण और अंतिम सांद्रण मिल गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से आप क्या कीजिए कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लेकर आइए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण क्या हम लोग लेकर आए थे, माइनस 1/a के पावर 2 इंटू डी ए बटा बराबर k इंटू डी टी, ये लेकर हम लोग आए थे। इसको आप और अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस a के पावर में -2 हो जाएगा इंटू डी ए हो जाएगा बराबर k इंटू डी टी। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ इसको समाकलित कीजिए या फिर इंटीग्रेट कीजिए। तो अब लिखेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट या समाकलित करने पर, तो चलिए करते हैं। यहां पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसका, a के पावर -2 इंटू डी ए का, कहां से, प्रारंभिक सांद्रण से लेके कहां तक, अंतिम सांद्रण तक, बराबर के, और ये ऋणात्मक आवेश है, और देखिए k को बाहर रखिए और यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए डी टी को, कहां से लेके 0 से लेकर t तक। तो जो काम करते आए हैं वही काम करेंगे यहाँ भी, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया में किए थे। पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो dt का अगर समाकलित करते हैं तो यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो dt बराबर t हो जाता है, तो k इंटू टी ये बन जाएगा, और यहाँ पर इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, 0 से t तक। तो एक बार t के लिए ये मान रखिए, एक बार t के लिए ये मान रखिए, तो k इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा और बराबर k इंटू टी हो जाएगा। एक तरफ तो इंटीग्रेट हो गया, अब दूसरे तरफ इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होके आएगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करें। इसके पहले ये माइनस को इधर लेके जाइए, तो बाहर, क्योंकि माइनस का इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, तो माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आइए, तो माइनस 1 से गुना कर दीजिए, ये a से लेकर a माइनस x तक क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे a टू द पावर, अब लिख दीजिए -2 इंटू डी इंटू ए, और इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो कैसे लिखेंगे, -1 इंटू क्या लिखेंगे, a टू द पावर n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 हो गया बटा n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 हो गया। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, a से लेकर a माइनस x तक। अब देखिए इसको सॉल्व आउट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू a के पावर अब कितना बच गया,
तो -2 में से +1 जाएगा, -1 बचेगा, -2 में से +1 जाएगा, -1 बचेगा, और इसको इंटीग्रेशन a से लेकर a - x तक कीजिए। फिर क्या करना है कि ये देखिए -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा जो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बचेगा, तो अब बच गया आपके पास a पर -1 इंटू, अब इसमें क्या यहाँ पर k इंटू टी लिखते चले जाइए आगे तक। बच गया a से लेकर a - x तक आपको क्या करना है, समाकलित करना है, इंटीग्रेट करना है, और बराबर k इंटू टी लिखिए। और इसके बराबर में आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, और यहाँ पे a से लेकर a - x तक इसको इंटीग्रेट करें k इंटू टी। अब एक बार a की जगह पे a - 1 रखिए, एक बार a की जगह पे a रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/a - x माइनस 1/a बराबर k इंटू टी, और k बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/t इंटू 1/a - x माइनस 1/a, और ये क्या मिल गया आपको, इसका इंटीग्रल रेट इक्वेशन, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, समाकलित वेग समीकरण। तो इसको लिख देते हैं प्रथम, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का ये क्या हो गया, समाकलन वेग समीकरण हो गया। और यहाँ पे एक बात और लिख देंगे, जहां k बराबर वेग स्थिरांक और t बराबर समय a - x अंतिम सांद्रण और a बराबर प्रारंभिक सांद्रण। देखिए तो ये मिल गया आपको क्या, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का इंटीग्रल रेट इक्वेशन या समाकलन वेग समीकरण। अब देखिए इसको एक बार हम दोबारा आपको समझाएंगे, एक बार दोबारा आप समझिए कि किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हुआ है। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ तक तो हम कहाँ से लेकर आए हैं, तो अवकलन वेग समीकरण यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से लेके आए हैं। अब इसको आप अरेंज करेंगे तो क्या, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो a के पावर -2 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ रहने दीजिए, a के पावर -2 इंटू डी बराबर बच गया क्या, k इंटू डी टी। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या लिखते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1 के पावर -2 इंटू डी बराबर, देखिए k का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि k क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो k बाहर रह गया, और ये dt का इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करें, तो प्रारंभिक समय से लेकर अंतिम समय तक इसको इंटीग्रेट करना है, और उसी तरह से इसको कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, प्रारंभिक सांद्रण से लेकर अंतिम सांद्रण तक। अब देखिए इस माइनस, पहले इसको देख लीजिए, तो क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो t आता है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, तो एक बार t का मान ऊपर वाला रखिए और एक बार t का मान नीचे वाला रखिए, तो k इंटू टी -0 बराबर k इंटू टी हो गया। देखिए ऊपर नीचे ये जो है ना, इसमें से ये माइनस होगा हमेशा, और k इंटू टी बराबर 0 हो गया, बराबर k टी। तो एक तरफ वाला तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे तरफ में क्या है कि यहाँ पर माइनस को अगर बाहर लेके आएंगे तो -1 से गुना कर सकते हैं, बात बराबर ही रहेगा, तो यहाँ -1 लिख देंगे, और देखिए a के पावर -2 इंटू डी। अब देखिए ये जो नियम है इंटीग्रेशन का, समाकलन का, इसको ध्यान में रखना है कि x के पावर n इंटू डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x के पावर n+1 मिलता है बटा n+1 मिलता है। तो यहाँ पर लेकर आइए इस वैल्यू को कि a के पावर n का वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 हो जाएगा और -2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, a से लेकर a - x तक इसको इंटीग्रेट करना है, ये लिखते जाइए। अब क्या करेंगे, तो -2 में से +1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, -2 में से +1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, a के पावर -1 इंटीग्रेट करना है a से लेकर a - x
तक और बराबर क्या हो गया k इंटू टी। ये तो पहले से इंटीग्रेट हो चुका है। अब देखिए a पर -1 को 1/a भी लिख सकते हैं, तो 1/a को इंटीग्रेट करना है a से लेकर a-x तक। अब देखिए एक बार a के लिए वैल्यू a-x रखिएगा, दूसरे बार a के लिए वैल्यू स्मॉल a रखिएगा और इसमें से इसको घटाना है, तो 1/a-x बराबर 1/a बराबर k इंटू टी है। अब इसको अरेंज कीजिए, k बराबर t को इधर अगर लेके जाइएगा तो 1/t हो जाएगा, तो 1/t इंटू 1/a-x माइनस 1/a। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, जहां k क्या हो गया आपका वेग स्थिरांक हो गया, t अभिक्रिया में लगने वाला समय हो गया, a माइनस k, x क्या हो गया अंतिम सांतरण हो गया और a/a क्या हो गया प्रारंभिक सांतरण हो गया। इस प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया का इंटीग्रल रेट इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो फाइंड किया वो क्या क्या फाइंड किया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल रेट इक्वेशन फाइंड किया, हाफ लाइफ टाइम फाइंड किया। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। 1-2 बार इस वीडियो को लगातार अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारा डेरिवेशन समझ में आएगा और आई होप सो कि आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब अगले क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक छद्म कोटि की अभिक्रिया यानी कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अलावा और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिन सबों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट। ओके बाय।